तो बच्चों, कल हमें वाहरे हमदर्द इसका भाग 2 देखा था। आज तक का थोड़ा सा रिकैप लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेखक अस्पताल में भर्ती है, दुर्घटना हो चुकी है और उन्हें तरह तरह के लोग मिलने आ रहे हैं। पहले तो बड़े बाबू आए, उसके बाद सोनाबाई आई थी अपने 4 बच्चों के साथ, और इस प्रकार वे हर एक का अनुभव अपने लेखन द्वारा हमें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कि किस प्रकार लोग अपनी औपचारिकता निभाने के लिए हद कर देते हैं। तो बच्चों, आज देखेंगे हम इसका तीसरा और आखिरी भाग। तो यहाँ पर पन्ना नंबर 11 से एक लाइन है बच्चों, यहाँ पर देख लो किताब में। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। तो यहाँ पर हद करते हैं कौन लोग? जो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं और दूसरे गांव से मिलने आते हैं। तो देखेंगे इसका अनुभव। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ है? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। तो यहाँ पर और एक आदमी यहाँ पर लेखक से मिलने आता है और यहाँ पर वह एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, यानी कि यहाँ पर अस्पताल के सामने एक टैक्सी आकर रुकी है और टैक्सी से वह आदमी आया है और वह आते ही लेखक की छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा, यानी कि उल्टा गिरकर यहाँ पर सिर रखकर, यानी कि बहुत ही कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, है कि नहीं? आते ही इस प्रकार सर उल्टा रखकर रोना। तो यहाँ पर वह रोने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, और उस कार वाले का सत्यानाश हो जिसने तुम्हें उड़ा दिया और तुम्हारी ये हालत हो गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार उसका जो अति था, उसके वर्तणुक जो अति दिखाई दे रहा था, अतिपन यानी कि हद से ज़्यादा दिखाई दे रहा था, वो कुछ इस प्रकार था। लेखक के मन में आया कि मेरे दिल में लेखक के दिल में आया कि लेखक को जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुझे क्यों इतना रोना आ रहा है और तू क्यों इतना पश्चाताप किए जा रहा है, यानी कि लेखक से ज़्यादा उसे ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इस प्रकार वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। इस प्रकार वह अपनी हरकत करता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। और यहाँ पर देखो कुछ उल्टा ही अनुभव। और जब वह आता है और अच्छे से लेखक के आँखों में आंखें देखता है, उनका चेहरा देखता है, तब जाके उसे पता चलता है कि अरे, मैं जिस मरीज़ से मिलने आया था वो ये नहीं है बल्कि कोई और ही है। और फिर वह माफ़ कर उस लेखक से माफ़ी मांगता है और दूसरे कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं और जाते वक्त कहता है कि लोग कुछ बताते नहीं हैं, कहाँ कमरा है या कहाँ पर जाना है। अभी इसे ही देखना था कि ये ठीक जगह पर आया है, कम से कम मरीज़ का चेहरा तो देखता, कुछ बातें कर लेता, लेकिन आते ही वह छाती पर अपना सिर रख कर रोने लगता है। मरीज़ कौन है, क्या है, यह भी वह देखता नहीं है, यानी कि वो हद को पार कर देता है। और इसी हद में
वो देखना भी भूल जाता है कि वो किस मरीज से मिलने आया है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना। तो इस प्रकार वह माफ़ी मांगकर बगल वाले कमरे में चला जाता है। कहकर वह चला जाता है और अब रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, यानी कि जिस मरीज़ को वो मिलने के लिए आया था, अब वो उस कमरे में पहुंच चुका है और वही डायलॉग, वही संभाषण बोल रहा है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो इस प्रकार और एक घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वह जब रिक्शा से उतरता है और सीधे कमरे की ओर जल्दी से यहाँ पर चला आता है और लेखक की पत्नी शायद बाहर ही खड़ी थी और उसे लगा कि वह लेखक का करीबी मित्र है या रिश्तेदार है। शायद वो उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लगा और इसी गलतफहमी में उसने रिक्शा वाला जो था, यानी कि टैक्सी वाला जो था, उसके पैसे वह दे देती है और आदमी एक आता है और पैसे दूसरा ही दे देता है। इस प्रकार वह गलतफहमी का शिकार हो जाती है और अपने ही पर्स पैसे खर्च कर बैठती है और इस प्रकार यह पछतावा लेखक को भी आता है। पछतावा से ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाता है। आगे देखेंगे बच्चों। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैं यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। तो इस प्रकार यहाँ तक देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर लेखक कहते हैं आगे चलकर कि हमदर्दी जताने वाले में से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, या वे नहीं आए तो भी अच्छा है, इस प्रकार हम विचार करते हैं। लेकिन हमारे मन का क्या, मन कहाँ पर भी जा सकता है, किससे भी मिलने जा सकता है और अनचाहा आदमी भी हमारे सामने उतर जाता है। कुछ ऐसी ही हालत। और यहाँ पर लेखक के शहर के ही एक कवि है श्री लपकानंद। वो भी लेखक को मिलने आते हैं। वे भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उनकी जो बेतुकी कविताएं हैं उनसे जो सारा शहर परेशान है, जाहिर है लेखक भी उससे परेशान है, लेकिन वह आ ही जाता है। शायद इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था। लेखक उसे इस तरह से बिल्कुल जो समय निकाल सके, यानी कि समय निकालने का भी कोई यहाँ पर सवाल नहीं था। यहाँ पर लेखक से वो जब चाहे जितनी कविताएं सुना सकता था, क्योंकि उसे पता था लेखक अस्पताल में भर्ती है, वे तो मुझे टालेंगे नहीं और मैं जी भर के उन्हें अपनी कविताएं सुनाऊंगा। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि सामने वाला उसकी बेतुकी कविताओं से कितना परेशान हो जाता है और मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। अक्सर लेखक ने उन्हें देखकर ही वह वहाँ से भाग खड़े होते थे, लेकिन अभी लेखक के पास कोई ज़रिया नहीं, कोई यहाँ पर उनके पास यहाँ पर भाग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, चाहे सामने वाले को पसंद आए या न आए। लेकिन वे एक बार जो शुरू हो जाते हैं तो कम से कम 10-20 कविताएं यहाँ पर
सुनाते हैं। तो यहाँ पर एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे और जो कविता का जो संग्रह था वो हमेशा झोले में ही रखा करते थे। और आते ही वह कहने लगे कि मैं 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। यानी कि इससे पहले ही मैं आ सकता था, लेकिन कवि सम्मेलन होने की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन मैं वहाँ पर आप ही के बारे में सोचता रहा और मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो कविता उमड़ पड़ी और इस प्रकार मैंने आपके ऊपर भी कविता लिख डाली। तो सुनेंगे बच्चों यहाँ पर श्री लपकानंद की कविता। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो बोल बेटा अभी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो इस प्रकार कविता भी बच्चों तुम यहाँ पर सुन सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार की कविता बनाई है। छोटा बच्चा भी बना सकता है, कोई अर्थ नहीं वहाँ यहाँ पर जो मन में आया वो लिख डाला। लेकिन कवि तो कवि होते हैं, कहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है असम की राजधानी है शिलांग, जो कि इस घटना से बिल्कुल भी यहाँ पर उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी असम को यहाँ पर लाया है, उसकी राजधानी शिलांग को यहाँ पर लाया है। असम की राजधानी है शिलांग और मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग, यानी कि मोटर वाले को दोष देते हुए, साइड को रॉन्ग देखते हुए इस प्रकार उन्होंने अपने दोस्त की जो टांग टूट गई है उसके ऊपर अपना दुख व्यक्त किया है। इस प्रकार 3 पंक्तियों की ये कविता उन्होंने लिख डाली है, जहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कविता है। और ये कविता सुनकर लेखक को लगा कि उसकी जो 2 आँखें थी उसमें से एक आँख पूछ रही थी कि कहो तुम्हें कैसी लगी मेरी कविता, और दूसरी आँख पूछ रही थी कि बेटा मेरी कविता तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। अब मुझसे कहाँ पर भागेगा, इस हालत में तो भाग ही नहीं सकता क्योंकि अस्पताल में भर्ती है और एक टांग भी टूट गई है। तो अभी मुझसे तुम किसी भी हालत से बच नहीं सकते। मैंने जल्दी से चाय पिलाई। लेखक ने फिर भी थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाकर उन्हें किसी तरह से चाय पिलाई और कविता सुनने का उन्हें वादा किया कि अगली बार मैं आपकी कविताएं ज़रूर सुनूंगा। और इस प्रकार बड़ी मुश्किल से उन्हें वादा कर लेखक उससे विदा लेते हैं। अब आखिरी परिच्छेद में देखेंगे बच्चों लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। तो इस प्रकार लेखक प्रार्थना करते हैं अंतिम कि इस प्रकार अगर लोग मुझे मिलते आते रहेंगे तो मेरी बीमारी तो एक तरफ रहेगी, मुझे कोई शांति नहीं, यहाँ पर कोई सुकून नहीं और कोई आराम नहीं। लेकिन इस तरह के लोग अगर मिलने आएंगे तो और भी यहाँ पर समय कठिन होगा, यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। तो लेखक प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर अगर तुझे दुख देना है, कोई दुर्घटना और भी घटित करनी है, दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ दे, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ किसी को मालूम न हो, सब बेखबर हो, और उस जगह पर मेरी दुर्घटना हुई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, दूसरी टांग भी टूट गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले।
जो हमदर्दी के बजाय दर्द दे जाते हैं और वे खुद बेदर्द होते हैं और दर्द देकर चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने बहुत ही सुंदर पाठ देखा, वारे हमदर्द, यानी कि हमदर्द जिन्हें कहते हैं वे ही किस प्रकार हमें दर्द देकर जाते हैं, इसका अनुभव इस पाठ से हमें मिला है। और इस प्रकार बच्चों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि लोग हद पार कर देते हैं। लोगों को कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए ताकि मरीज़ को बिल्कुल भी तकलीफ़ न हो, क्योंकि मरीज़ आखिर मरीज़ होता है, लेकिन उसकी भावनाओं का कद्र करने, उसकी विचारों की कद्र करना हमारा पहला सबसे पहला कर्तव्य है जिसे हमें निभाना है। अगर सचमुच हमें उनके प्रति प्रेम है तो उनको सुकून किस प्रकार पहुँचे, सुख किस प्रकार पहुँचे, इससे हमें वाकिफ़ रहना है। इससे हमें इसी विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो कई तरह के हमारे सामने मरीज़ आएंगे, हमारे घर वाले हो, रिश्तेदार हो, परिचित हो, मित्र हो, सहेली हो, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि उन्हें हम किस प्रकार सुकून पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने वारे हमदर्दी ये पाठ देखा और यहाँ पर इसकी जो कृतियाँ हैं जो मन लगाकर ज़रूर करना और पाठ को 1-2 बार ज़रूर पढ़ना, अपने आप ही ये पाठ समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल पाठ है, सादा पाठ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ बच्चों हम आज का ये हमारा सेशन पूर्ण करते हैं। हैव अ नाइस डे।